बैठ जाइए आराम से, अब गीत होगा। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है वो कुछ और ही होंगे, कलमकार नहीं है। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो की याद बहुत आती तेरी। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। किसी के प्रति आपको प्यार था जिससे आपको प्रेम पे ज्यादा आपने कविता लिखी? मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े बनकर बड़ा रहना। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। जब बसाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। इतने दिन देख लिया ना हमने बेटी को पराया धन करके, अब बाकी के बच्चे दिनों में बेटे को पराया धन करके दे भेजिए ना। मैं गारंटी से कहता हूँ ये वृद्धाश्रम खुलना बंद हो जाएंगे। प्रेम में याचना नहीं होती, तो आप दाता बनिए प्रेम में। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सृष्टि का काम है रचना करना और कवि का काम भी रचना करना, तो हमारी तुलना सृष्टि से की जाती है, ब्रह्मा से की जाती है। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जब कि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। देशभक्ति पे कोई कविता लिखते हैं क्या आप? हाँ, मैंने लिखी थी कारगिल के टाइम में। जिनकी वजह से आज दिवाली हो ईद है, मेरे तमाम गीत आज उनके नाम हैं। सरहद पे जाके आज हुए जो शहीद हैं। कभी ऐसा सिचुएशन आया हो कि आपने मंच पे हो आप, जो मैं सोच के आया था कि पब्लिक इतना उत्साहित होगी, वो नहीं हो पाया हो? हाँ, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं रंजीत तिवारी और आप देख रहे हैं द रंजीत टॉक्स। आज हमारे साथ हिंदी कविता जगत के एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविता आपको रुला देती है, जिनकी कविता आपको प्रेम के समंदर में लेके जाती है और कभी कभी इनकी कविता आपको सन्न कर देती है। तो हमारे साथ एक ऐसे कवि हैं, जब ये बोलते हैं तो ताली बजाने का भी मन करता है और आंखों से आंसू आने का भी मन करता है। तो आइए ऐसे कवि, संवेदनशील कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना से मिलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है द रंजीत टॉक्स में। प्रणाम करता हूँ रंजीत जी, बहुत दिनों से मुलाकात करने का एक संयोग बैठ नहीं पा रहा था। दरअसल क्या है कि ये सब ऊपर वाले के जो गॉड है ना, उसका बहुत बड़ा कंप्यूटर है, उसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये सब वहाँ फीड है, हमको किस वक्त किससे मिलना है। तो आज आपसे मुलाकात होनी थी, इसलिए सब कुछ हो गया, वरना तो हमारा ये पॉडकास्ट भी कई बार से हटा फिर एकदम सेट हुआ। तो आज आपसे मुलाकात करके, और आज आपको मैंने पॉडकास्ट में देखा है, रूबरू देख के खूब माशाल्लाह बहुत सुंदर लगते हैं आप, और बातें भी अच्छी होंगी आज, ऐसी उम्मीद है। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। तो बहुत अच्छा लगा, और मैंने भी जैसे आप आए, मैंने आपको बोला कि मैं आपको फोटो में देखता था, आज देख रहा हूँ तो वाकई आप एकदम अलग हैं, ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट दिख रहे हैं। अच्छे लोगों की यही निशानी होती है कि वो सबको अच्छा देखते हैं। हमारे डॉक्टर कुंवर बेचन जी का एक शेर है बहुत ही अच्छा, मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो वाकई में अंदर से अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे होने का ढोंग करते हैं। तो उनका उन जो ढोंग करते हैं ना, उनके लिए शेर है कि मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े बनकर बड़ा रहना। तो अगर आप वाकई में ये कह रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। नहीं सर, मेरे आप जैसे आए, मैंने तुरंत तो मेरे शब्द वही निकले थे। मैं वही कह रहा हूँ, जो अंदर से अच्छा होगा वो अंदर से उसको सारा जहान अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, एक चीज़ बताएं सर,
एक शब्द मेरे मतलब कोई ऐसी चीज़ें एक है जो कहावतें हैं जो चली आ रही हैं, वो मेरे दिमाग में बचपन से है। मैं जस्ट पूछना, पहला कवि है जिनसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो वाकई ऐसा है या सिर्फ कहावत ही है? नहीं, कहावतें कोई ऐसी यूँ ही नहीं बनती। हाँ। कहावतों के पीछे बहुत बड़ा इतिहास होता है, और जब कुछ उसका रिजल्ट आता है उसके बाद कहावत बनती है कि हाँ ऐसा होता होगा। ये बिल्कुल है, क्योंकि कभी वो कुछ सोच सकता है जो एक आम आदमी नहीं सोच सकता। हमारे बड़े कवि कहते हैं कि हम सृष्टि की एक अद्भुत रचना है, अलग है। सृष्टि का काम है रचना करना, और कवि का काम भी रचना करना। तो हमारी तुलना सृष्टि से की जाती है, ब्रह्मा से की जाती है कि आप इस ज़मीन पे एक चलते फिरते ब्रह्मा हैं जो शब्दों को जोड़ करके, कल्पनाओं को इकट्ठा करके और कविता रच देते हैं, रचना कर देते हैं। तो आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। अगर आम आदमी कर रहा होता तो फिर हमारी और उनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है, जो एक पतली दीवार है, वो नहीं होती। तो हमारा सोचने का ढंग अलग होता है। हम फूल और तितली आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, एकदम। आप सिर्फ देख के रह जाते हैं। हम वो सारी गुफ्तगू करा देते हैं कि जैसे ये तितली है, बैठी है फूल के पास, तो फूल से कुछ कह रही होगी। मेरा एक गीत है बहुत लाजवाब इसी पे, बड़ा मोटिवेशनल गीत है। अच्छा। जो महाराष्ट्र के 7वीं क्लास में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा। देखो कहाँ से शुरुआत हो गई हमारी इस पॉडकास्ट। हाँ हाँ। उसमें था कि एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। अब तितलियां पूछ रही हैं, देखिए आप तो तितली देख के रह गए। तितली फूल से पूछ रही, तुम कैसे खिले खिले से रहते हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे कैसी भी मौसम हो। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जब कि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। देखिए, इस तितलियों का सवाल था, फूल ने कितने करीने से जवाब दिया कि मेरी खुशी का राज ये है कि मैं कांटों के बीच में हूँ, फिर भी अपनी खुशबू लुटा रहा हूँ। मेरी टेंडेंसी ये है। तो ये समाज को संदेश भी दे रहा है कि आपको कितनी भी परेशानियां आएँ, आप अपनी जो आपका जो टेम्परामेंट है उसको मत छोड़िए, आप भलाई करिए सबकी, चाहे लोग आपके साथ कितना भी बुरा करें, अगर आप भला कर सकते हैं तो भला करिए। तो ये पूरी कविता बहुत अच्छी है, मेरे में आपको अगर इजाज़त दें तो। नहीं सर, पूरा सुनाइए, मुझे अच्छा लगेगा। आज तो बैठा हूँ आराम से सुनने के लिए आपके। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जब कि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, प्यार जिससे करो डूब कर के करो, एक ना एक दिन तुम्हें यार मिल जाएगा। देखिए, हर पंक्ति में एक मैसेज है। कबीर ने यार शब्द प्रयोग किया है ऊपर वाले के लिए, भगवान के लिए। प्यार जिससे करो, चाहे वो आपकी प्रेमिका हो, चाहे आपकी किताबें हो, चाहे आपका धंधा हो, चाहे ईश्वर हो, जिससे करना है डूब के करिए, खो जाइए, अपने को ख़त्म कर लीजिए उसके अंदर, तब मिलेगा आपको। प्यार जिससे करो डूब कर के करो, एक ना एक दिन तुम्हें यार मिल जाएगा। खिड़कियाँ झिड़कियाँ सिसकियाँ हिचकियाँ, सारे सपनों का संसार मिल जाएगा। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा। देखिए, फिर एक सवाल आता है। अब पेड़ भी आप देख लेते हैं और
पक्षी भी आप देख लेते हैं। एक दिन पेड़ से पंछियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख। बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। देखिए कितना बड़ा मैसेज दिया। जो मेरे पास है अपने लिए कुछ नहीं रखता हूँ, सब दे देता हूँ। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि धन की 3 गतियाँ होती हैं। पहली गति है भोग कर लीजिए उसका, दूसरी है दान की, और तीसरी है नाश की। अगर आपने पहली 2 नहीं की तो उसका तीसरी वाली अपने आप नाश होगा। कोई ना कोई गली ऐसी निकल आएगी कि आपने जो जोड़ा हुआ धन है वो सब खत्म हो जाएगा। सबसे बेस्ट गति जो है वो दान की है। जो भी मिला है आपको समाज से, उसको समाज में लगा दीजिए। आपके भोग से, आपके अच्छे पहनने से, अच्छे खाने से, अच्छे मकान से जो बचे उसको दान कर दीजिए। आपकी जो आवश्यकताएं उनको पूरी करने के बाद। तो पेड़ वही कह रहा है। पेड़ बोला कि मिलता मुझे इसमें सुख। बांट देता हूँ जो फल लगे डाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। अब अगला बंदा आपको सुनाता हूँ। प्यार करना यहाँ जितना आसान है, उतना मुश्किल निभाना है इस दौर में। आज हमारे चेहरे पे कुछ है, दिल में कुछ है। आज जितनी मैरिजेज नहीं हो रही, इतने डिवोर्स हो रहे हैं। राइट। क्योंकि हम प्रेम को सही अर्थों में समझ ही नहीं पाए। प्रेम का मतलब ये समझ बैठे कि हमें जिससे हम प्रेम कर रहे हैं वो हमको कुछ दे, जबकि प्रेम को याचना मत करिए। प्रेम की प्रेम याचक मत बनिए, प्रेम दाता बनिए। प्रेम देना कहता है कि आप दीजिए जितना दे सकते हो। जब आप परफेक्ट देने वाले हो जाएंगे तो वहाँ से फिर अपने आप आ जाएगा। यही गुरु और शिष्य के बीच में होता है। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। प्यार करना यहाँ जितना आसान है, उतना मुश्किल निभाना है इस दौर में। और निभ भी न पाए तो कोशिश करो, ना पड़े गांठ इस प्यार की डोर में। एक दिन होठ से आँख ने ये कहा। एक दिन होठ से आँख ने ये कहा, मुस्कुरा कैसे लेते हो हर हाल में। अब देखिए होठों का जवाब सुनिए। नेले पे देला मारते हैं होठ। मैं इसलिए मुस्कुरा लेता हूँ। मुस्कुरा कैसे लेते हो हर हाल में। होठ बोले है कोशिश किसी आँख से। होठ बोले है कोशिश किसी आँख से। कोई आंसू न आए किसी हाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। अगर आपने किसी दुखी व्यक्ति के होठों पर मुस्कुराहट रख दी है तो आपके होठों पे अपने आप मुस्कुराहट आएगी। इसलिए देखो कुरान में भी लिखा हुआ है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो फिर आपको भी खाना खाने का हक नहीं है। अगर आपके पास खाना है तो उसको खिला दीजिए, फिर आप खाइए। तो होंठ का वही जवाब है। अंतिम बंद आपको सुनाता हूँ जो कि इस ज़माने में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी, रंग फूलों से जिसने चुराया नहीं। जिंदगी उसकी बेरंग हो जाएगी, रंग फूलों से जिसने चुराया नहीं। वो रहेगा सुखी जिसने मेहमान का अपने घर में कभी दिल दुखाया नहीं। और एक दिन
मैंने मंदिर में पूछा प्रभु। अब भगवान से सीधी बातचीत हो रही है मेरी। मैं भगवान से सीधा सवाल कर रहा हूँ। एक दिन मैंने मंदिर में पूछा प्रभु, आपसे भी बड़ा कौन कलिकाल में। हे प्रभु, आपसे बड़ा इस कलयुग में कौन है? बोले, माँ बाप से है न कोई बड़ा। बोले, माँ बाप से है न कोई बड़ा, सब चढ़ा दो वहाँ जो रखा थाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा, कैसे रहते हो खुश तुम हर एक हाल में। फूल बोला कि खुशबू लुटाता हूँ मैं, जबकि रहता हूँ कांटों के जंजाल में। एक दिन फूल से तितलियों ने कहा। वाह सर वाह, क्या बात है, एकदम आपने तो झकझोर दिया। देखिए, आज की पॉडकास्ट इन तितलियों के ऊपर चली गई। और बहुत सही जगह से स्टार्ट हुआ, बड़ा अच्छा लगा। दर्शकों, आपको भी मज़ा आ रहा होगा सुन के। और मुझे लगता है कि अब मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। एक इनका सर का जो है ना बड़ा फेमस गाना है लाडो, कविता है बहुत अच्छा, मैं पूछूंगा लेकिन इसके बाद पूछूंगा, क्योंकि जब ये गाएंगे ना तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप रो देंगे। तो मैं अभी रोने से स्टार्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कुछ प्रेम की बातें और हो जाए, फिर आगे बढ़ देंगे, उस पर आएंगे। सर, एक कविता है जो मेरा फेवरेट है, मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया था कि ये कविता मैं बहुत सुनता हूँ। प्यास बुझ जाए, इसको एक बार थोड़ा सा सुनाए ना मुझे, और मुझे इसके लिखने के पीछे भी कोई कहानी है तो भी जरूर बताइएगा, और नहीं तो आप कोई बात नहीं, आप कविता जरूर सुनाए सर। आप पहले व्यक्ति हैं जो कहानी पूछना नहीं चाहते। आपने कह दिया मुझे कि आप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कविता नहीं मतलब, लेकिन क्या पता, कई बार कुछ ऐसे होते हैं कि लिखते तो हैं लेकिन उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता। होता हर एक के पीछे, मुझे लगता है रीजन होता तभी मेरे दिमाग में वो बिना कारण के कुछ नहीं होता। वो कारण कभी अच्छा भी होता है, कुछ कभी खराब भी होता है। खराब होता है तो खराब कविताएं लिख जाती हैं, अच्छा होता है अच्छी कविताएं लिख जाती हैं। तो हर एक के पीछे कारण है, और इस कविता के पीछे का कारण तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी हो गई ये कविता। कविता का एक मुक्तक है, एक अंश है एक कविता का। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, ज़ख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। देखिए, प्रेम में मैंने अभी आपसे कहा था, प्रेम में याचना नहीं होती। अब मैंने कहा ना कि अगर ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हर चीज़ खरीद सकता हूँ, और हर चीज़ खरीद कर तुम्हें दे सकता हूँ। तो आप दाता बनिए प्रेम में, तो मज़ा ही कुछ और होता है। प्रभु के सामने समर्पण कर दीजिए आप सब कुछ, तभी प्रभु मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे। अब चाहे प्रभु मिले या प्रेमिका मिले, सबके लिए नियम एक जैसे हैं, कोई नियम अलग नहीं है। आप किताबों में घुस जाइए, पी जाइए उनको घोल के, तो आपको विद्या आपके अंदर जाएगी। इसके जो है ना 2-4 और लाइनें आप सुनाए ना। हाँ, वो पूरी श्रृंखला है, पूरी श्रृंखला सुनाए ना। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आँख से आंसू नहीं संभलते हैं। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं,
जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। एक मुक्तक और है इसी श्रृंखला का। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। न तो मौसम थे, न हालात, न तारीख, न दिन। किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। और एक इसका श्रृंखला का सबसे खूबसूरत मुक्तक है, वो आपको सुनाता हूँ। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। ये मैंने जब एक जगह सुनाया तो हमारे जो मेरे आइडियल रहे नीरज जी, उन्होंने कहा था मुझसे कि तुमने किसी के लिए भी लिखा सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले से बात कर रहे हो, रब से बात कर रहे हो। तो आप अपना जो सोच है ना उधर ही रखिएगा। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात कर रेला कर दे। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में। तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। और सच बताऊं रंजीत, ये बिल्कुल सच्चा मुक्तक है, इसको मैंने अनुभव किया है, महसूस किया है। अच्छा। जब आप किसी को पाने का कोई जुनून होता है ना, फिर आपको धूप नहीं दिखाई देती, आप धूप में भी खड़े इंतज़ार करते हैं उसका। ठीक बात बोले। आपको अपनी थकान नहीं मालूम पड़ेगी कि हम कितने थक के इतनी दूर से आए और वो दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए हम बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं, हाँ। कितनी भीड़ होती है धक्का मुक्की में, फिर भी हल्की सी झलक मिल जाए बस। हाँ, सही बात बोले। और जब झलक मिल जाती है सब थकान, मैंने कहा तो मेले में अकेला कर दे, फिर वो धक्के पता नहीं पड़ते कौन उनको धक्का मार रहा है, सामने प्रभु देख रहे हैं। तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। तो ये कविता का ऐसा खेल है रंजीत जी कि बहुत मज़ा आता है। अगर आप इसमें डूब गए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये बात तो सही बोले सर, ये बात सही बोले। आप मोस्टली कविताएं मैंने देखा है आप प्रेम पे लिखते हैं, कुछ इमोशनल कविताएं लिखते हैं, देशभक्ति पे कोई कविता लिखते हैं क्या आप? हाँ, मैंने लिखी थी कारगिल के टाइम में। अच्छा। उस समय जब हमारे ऊपर जो आक्रमण किया पाकिस्तान ने, उस समय मैंने कविता लिखी थी। उस समय दौर था। हमारे कवि हैं वो कहते हैं, लिखते हैं कि शायद कुंवर बेचैन जी का शेर है कि जो वक्त की आंधी से ख़बरदार नहीं है, जो वक्त की आंधी से ख़बरदार नहीं है, वो कुछ और ही होंगे, कलमकार नहीं है। तो उस वक्त जो माहौल चल रहा था, उस माहौल पे मेरे अंदर भी थॉट आए, तो मुझे लगा मुझे भी कहना चाहिए शहीदों के लिए, वीरों के जोश के लिए। उस वक्त मैंने कविता लिखी थी, तो उस समय खूब सुनी गई, लेकिन बाद में क्या है, आपका एक ब्रांड बन जाता है। आप सब समझते हैं कि तो विष्णु सक्सेना का नाम ले दिया माइक से, तो अब ये प्रेम होगा और कुछ नहीं होगा। वीरस की कवि तो हरिओम जी सुना के चले गए, या विनीत चौहान सुना के चले गए, या मेरे कोई भी जो वीरस के हमारे रचनाकार सुना के चले गए, हास्य रस कुछ और लोग सुना के चले गए। अब बैठ जाइए आराम से, अब गीत होगा। वीरस की कविता में आप खूब बात भी कर सकते हैं, हास्य रस की कविता में उछल पुछल कर, गीत में शांति से वहाँ से तो दिल से दिल की बात होगी, तो एक ब्रांड बन जाता है। तो उस समय लिखी थी मैंने। अच्छा, तो कुछ कहीं आप एक बार कहीं गए थे जहाँ पे एक कविता आपने कुछ बनाई थी, तो कुछ घटना घटी तो बताया ना, वो थोड़ा मज़ेदार लगा मुझे सुन के। हाँ, अभी ऑफ कैमरा मैंने आपको बताया था। ऐसा हुआ था कि उदयपुर में
उस समय कारगिल का दौर चल रहा था, युद्ध का, लड़ाई चल रही थी। उसी दौरान में बहुत सारे कवि सम्मेलन पूरे देश में हो रहे थे, चैरिटी के लिए भी, हमारे जवानों के उत्साहवर्धन के लिए भी। तो उस कवि सम्मेलन में मुझे भी बुलाया गया और उसमें कम से कम 12 कवि थे। उन 12 कवियों में 11 कवि वीररस के थे। अच्छा। और मुझे बुला लिया। वहाँ जाके मालूम पड़ा कि ये तो कारगिल की स्मृति में है, ये कारगिल योद्धाओं की स्मृति में। अब मैं पूरे दिन ये सोचता है कि रात को मैं करूँगा क्या, मुझे कैसे सुनेंगे, मैं तो आज हूट हो जाऊँगा। मैं सच बता रहा हूँ आपको। अब वहाँ जो भी कवि आए, पहला कवि, और चारों तरफ भारतीय लोक कला मंडल में कवि सम्मेलन था, भीड़ खचाखच थी और लोगों की भावनाएं ऐसा जोर मार रही थी। इधर से भी भारत माता की जय, इधर से वंदे मातरम, पूरे मतलब कविता एक कवि के बीच में कम से कम 50 बार भारत माता की जय। इस तरह से 7-8 कवि जो थे वो पढ़ चुके और सब शानदार जमे। अब मुझे भी पढ़ाना ही था, तो मेरे संचालक, मेरे दोस्त थे प्रकाश नागौरी जी, और मैं बार बार उनसे कह रहा था, मैंने यार तू मेरे को रहने दे, मैंने मुझे नीचे पेमेंट, तू मेरे को चुपचाप निकाल देना। हाँ, मैं उस सिचुएशन को सोच के मुझे इतनी हंसी आ रही है अंदर से कि सॉरी बता। तो वो मेरा बचपन का दोस्त है प्रकाश नागौरी। तो उसने कहा नहीं विष्णु, तू देखना मैं जमाऊंगा तेरे को। अब वो जमा के करता क्या, चारों तरफ से वंदे मातरम हो रही थी, तो मैं तो वंदे मातरम थोड़ी रोक लेगा। अब मैंने फिर वहीं बैठे बैठे 4 लाइनें लिखी। जिनकी वजह से आज दिवाली और ईद है, वाह, जिनकी वजह से आज दिवाली और ईद है, ये सारी निगाहें भी उन्हीं की मुरीद हैं। मेरे तमाम गीत आज उनके नाम हैं, मेरे तमाम गीत आज उनके नाम हैं। सरहद पे जाके आज हुए जो शहीद हैं, सरहद पे जाके आज हुए जो शहीद हैं। अब ये 4 लाइन मैंने सुना दी साहब। अब उन्होंने, कुछ श्रोताओं ने ताली बजा दी, हाँ हाँ वाह वाह कर दी। एक ने एक तरफ से कोने में हल्की सी वंदे मातरम भी आ गई। मैंने कहा अपना काम हो गया। फिर मैंने कहा मैं एक कविता और सुनाता हूँ। तो श्रोता उठ के खड़े हो गए, बोले जी बहुत देर हो गई हमको भी तो सुनते सुनते। हाँ, आपको जिस काम के लिए बुलाया वही सुनाओ, प्रेम भी तो होना चाहिए। ठीक है, हो गया कारगिल वीरस को, अभी तो 2-3 कवि और बचे हैं, वो कर देंगे। आपका तो जो काम है वही करिए आप, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रकाश नागौरी बोले कि देख लिए, मैंने कहा था तुझसे, तेरा श्रोता वर्ग अलग है, जो सिर्फ तुझे ही सुनने आया है। और साहब मैंने जैसे ही प्रेम के 4 मुक्तक सुनाए, एक मुक्तक पर लोग खड़े हो गए और तालियां। और जब फिर मैंने, वो मुझे याद है मैंने गीत सुनाया था, जब बसाने, देखिए गीत भी कैसा था। अच्छा। जब बसाने का मन में न हो हौसला, जब बसाने का मन में न हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। और उठा ना सको तुम गिरे फूल तो फिर डालियां मत हिलाया करो। वो हमें क्या संभालेंगे इस भीड़ में, जिनसे अपना दुपट्टा संभलता नहीं। अब देखिए कारगिल के युद्ध में कविता मैं ये सुना रहा हूँ, वो हमें क्या संभालेंगे इस भीड़ में, जिनसे अपना दुपट्टा संभलता नहीं। कैसे मन को मैं कह दूं सुकोमल है ये, फूल को देखकर जो मचलता नहीं। जिनके दीवारों दर हों बने मोम के, जिनके दीवारों दर हों बने मोम के, उनके घर में न दीपक जलाया करो। जब बसाने का मन में हो हौसला, बेवजह घोंसला मत बनाया करो। जैसे ही मैं ये गीत पढ़ के बैठा और साहब पब्लिक में क्या मजा आया, रिलैक्स हो गया ना, रिलैक्स हो गया एकदम, टेंशन में थे सब, चिल हो गए। तो बोले एक और होगा। तो मैं पहला कविता जिसमें वंश बोल रही थी एक और होगी। तो फिर मैंने एक गीत और सुनाया। मेरे पास तो, मैं तो उसी का जिस रस का हूँ वही था मेरे पास। तो मेरे पास ऐसे रस के थे, ऐसे गीत तो बहुत थे। फिर मैंने वो गीत सुनाया साहब, वो भयंकर जमा वो गीत। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, देखिए शुद्ध रोमांटिक गीत है। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले,
पास आ, तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। इसका एक बंद सुनाता हूँ आपको, गीत तो बहुत बड़ा है। जब मिले तुम तो ऐसा लगा एक पल, सारी खुशियाँ जहाँ की हमें मिल गई, जाने कैसी हवा बह चली उस घड़ी, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई, छू के देखो जरा अनछुए फूल को, छू के देखो जरा अनछुए फूल को, क्या पता फिर ये मधुवन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। बहुत भयंकर रोमांटिक गीत है ये। इसका एक बंद और है कि इसका लास्ट बंद सुनाता हूँ आपको। मेरी बहकी सी बातें अगर हैं तो फिर भोले नैनों का ढंग क्यों शराबी हुआ, ना ही बरसात है ना ही बरसात है, फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ, फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ, और लांघना मत कभी देहरी प्यार में। एक गीत का मैसेज है जो होना चाहिए, हर गीतकार को गीत में कुछ ना कुछ ऐसा बताना चाहिए जो समाज को रिलेट करता हो। लांघना मत कभी देहरी प्यार में, चाहे मीरा को मोहन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। क्या बात है सर, मतलब आपने पूरा वहाँ पहली बार ऐसा सुना पूरा माहौल चेंज हो गया, पूरा माहौल चेंज हो गया। हाँ। अब तो वो जो कवि जो आए होंगे बाद वाले कवि, हाँ वो उसमें तो माहौल ही नहीं बन पाया होगा। मैं बता रहा हूँ जब तक जो साथ के भी पढ़ के गए ना, वो सब मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। हाँ। बेटा आज क्या करेगा तू, बेटा आज क्या करेगा। अब जैसे ही मैं पढ़ के बैठा तो बाकी के जो 3 कवि 4 कवि बचे थे, फिर मैं उनसे कहने लगा अब क्या करेगा क्योंकि माहौल एकदम चेंज हो गया। ओ मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। मेरे को जो सवाल पूछना है वो तो बड़ा इमोशनल सवाल है, अब मैं पूछूं उसको कैसे। चलिए एक ऐसे एक जुमला आपको सुनाता हूँ। ये वाकया यही जैसा अभी मैंने बताया आपको। सूरत में कवि सम्मेलन था, तो वहाँ से मैं और हमारे दोस्त हैं अरुण जैमिनी जी, वो हम दोनों साथ साथ थे। तो सुबह की फ़्लाइट थी, फ़्लाइट पकड़ के दिल्ली आना था। अब क्योंकि वो हास्य के बड़े कवि हैं तो उनके फ़ैन बहुत हैं, तो उनको पहचानने वाले मिल गए। जो भी पहचानने वाला मिलता उनके साथ फ़ोटो खिंचवाता, वो मेरे साथ सामने देख के मुस्कुराते। मतलब एक तरह से चिढ़ाना कि देख ले तेरा अभी तक एक भी नहीं मिला। तो फिर मैंने यूँ कह के कहता, अरे कोई भी नहीं, भाई का फ़ैन अपना फ़ैन। इस तरह से 4-5 उनको फ़ैन मिल गए। बोर्डिंग गेट पे भी मिल गया, फ्लाइट के अंदर घुस रहे थे तब भी मिल गया, जब जब मिलता तब तो मुस्कुरा के कहते देख। मैंने कहा कोई बात नहीं, भाई का फ़ैन अपना फ़ैन। हम लोग बैठ गए फ्लाइट के अंदर और पास सीट थी। हवाई जहाज उड़ने को जैसे तैयार हुआ, उड़ भी गया। उसके बाद एक बहुत सुंदर सी एयर होस्टेस वो आई और नीचे बैठ के मुझसे कहती है कि सर मैंने आपको देखा है, आप गीत गज़ल पढ़ते हैं ना। मैंने कहा नाम आपका मिस्टर सक्सेना है ना। मैंने कहा मिस्टर सक्सेना। वो एक अंजुम रहवर जी भी आती हैं, एक सीरियल देखा है हमने, उसमें आप दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं आपकी बहुत फैन हूँ। जैसे ही वो कह के गई मैंने अरुण जी की तरफ मुस्कुराए, मैंने कि बोलो देखा
स्वर्ण बोले कोई बात नहीं, भाई की बहन है अपनी बहन। अब बोला होता है कि क्या नाम है, तुम्हारे तो जमीन में है, मेरे आसमान में। यही कहा मैंने उससे। तो बोले यार मेरे सारे फैंस पे तेरा फैन भारी पड़ा। मेरे फैन इतना कोई खूबसूरत नहीं था जितना तेरा। वाह भाई वाह, मजा आ गया सर। और डायलॉग आपका बढ़िया था, भाई का फैन अपना फैन। गीत को लिखना बड़ा मुश्किल काम होता है, गीत को सुनाना उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है, और गीत को सुनना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम। ये बात आपने सही बोली। तो 2 मुश्किल काम तो हम कर लेते हैं, तीसरा जो श्रोता बैठा है वो उसको कैसे सुनाएं हम। तो या तो आप उसकी अपने रेसिटेशन से सुना सकते हैं, आप अच्छी प्रस्तुति से सुना सकते हैं, आप अच्छी प्रस्तुति से, आपका शब्द विन्यास अच्छा है। नीरज जी क्यों पॉपुलर थे? नीरज जी के पॉपुलरिटी का एक बड़ा कारण ये था कि वो बहुत बड़े कवि थे। उनके सबसे बड़ा कारण था कि वो आसान लिखते थे बहुत। अगर आप बहुत आसान हैं तो जनता तक पहुंच जाएंगे आराम से, और आप बहुत कठिन हैं या रिजर्व हैं तो लोग आपके पास आने में थोड़ा सा झिझकेंगे, डरेंगे। आप वाया किसी के साथ आएंगे, आपके किसी ड्राइवर के थ्रू आपके पास आएंगे, या आपके साथ कोई होगा उसके थ्रू आएंगे। आपसे डायरेक्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि आप दुरू हैं, कठिन हैं। आसान है तो सीधे यूँ ही मिलेगा आपसे कोई व्यक्ति। इसलिए जो आप जब क्यों नीरज जी मेरे आइडियल रहे, और क्योंकि उनका बड़ा स्नेह रहा मुझसे, 30-40 वर्षों का साथ रहा, तो उनसे मैंने यही सीखा कि जितना आसान लिखोगे उतना जनता तक पहुंच जाओगे। तो मैंने अपनी कविताएं बहुत आसान लिखी। दूसरा कारण यह था कि नीरज जी ने उनको परोसा बहुत अच्छा। आपके पास खाना बहुत अच्छा नहीं है और आपने परोसा बहुत अच्छा है थाली में सजा के, तो जिसको भूख नहीं है वो भी खा लेगा 2-4 बाइट। तो हम मेरी कविताओं यही, मेरा खाना बहुत अच्छा नहीं है लेकिन मैं परोसता बहुत अच्छा। तो सब खा लेते हैं। ग्रेट। जिसको भूख अच्छी है वो भी खा लेता है, जिसको भूख नहीं अच्छी वो भी खा लेता है, और जिसको भूख से कोई मतलब नहीं, जैसे वृद्ध लोग हैं वो भी सुनने आते हैं मुझे। जब मुझे सुनते हैं तो फिर उनको पुरानी दिन याद आए, पुराने दिन याद आते हैं। तो जिनको भूख नहीं है वो भी सुन लेते हैं मुझे। उनको ही भूख लग जाती है। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। विष्णु सर, मैंने एक कविता आपकी सुनी है, लाडो, जो आपने लिखी है। वो कविता इतनी इमोशनल है, लोगों को इतना भावुक कर दिया है। ये कविता आप सुनाए, उसके पहले कविता लिखने का कोई खास कारण था, आपने लिखा, या बस लिख दिया? कोई कारण है तो ज़रूर बताएं। हाँ, कारण है। अच्छा। कारण ये था कि इस गीत से परिचित मैं बिल्कुल नहीं था। ये गीत मैंने सुना भी नहीं था। मेरी बड़ी बहू जब अपने घर से विदा होके आई तो दूसरे तीसरे दिन इस गीत को सुन रही थी। मेरा ये वाला गीत नहीं, इससे पहले जो गीत लिखा है, संजय सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी बेटी ने अपने पिता के लिए लिखा था कि आपने मुझे विदा तो कर दिया और विदा करने के बाद मुझे बिल्कुल भूल गए हैं, आपको क्या मेरी याद आती नहीं है? सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? इस तरह का गीत था। तो जब मैंने सुना तो वह गीत वाकई में अच्छा था कि कोई लड़की उसको सुना रही थी। तो बहुत दिन तक मैं सुनता रहा उस गीत को। फिर गीत को कई कलाकारों ने गाया। बहुत दिन तक सोचता रहा, 6-7 साल तक मैं इस मनन करता गया, यार बेटी ने तो अपनी बात कह दी। कभी पिता के दिल से भी पूछा है कि उसको कितनी याद आती है? अपने कलेजे के टुकड़े को जब विदा करता है ना, तो उसके दिल से पूछिए कि अपने कलेजे के टुकड़े को कैसे विदा कर रहा है। जिस वक्त विदा होती है वो तो बहुत दूर खड़ा होता है, जिससे बेटी उसके आंसू देख न ले और ज़्यादा रोना शुरू ना कर दे। पिता को आमतौर पे ये समझा जाता है कि बहुत इमोशनल नहीं होते, और जब बेटी के पास आएगा भी, अंतिम माँ कहती है कि बेटी से मिल तो लो आखिरी बार जाके। जब वो बेटी से मिलता है तो आंखों पे चश्मा लगा लेता है काला, कि उसके आंसू ना दिखाई दे। होठों पे एक कृत्रिम मुस्कान बनाए रखता है कि जा बेटी आराम से रहना, कोई बात हो तो बताना मुझे। लेकिन बात अंदर बहुत द्रवित करती है उसे। तब मुझे लगा यार पिता का वर्जन लिखना चाहिए इसमें। अब मैंने कहा, मेरे दादाजी कहा करते थे जो भी काम करो ईमानदारी से करो। तो मैंने कहा कि सोचा अंदर से कि यार ये जिस व्यक्ति ने ये गीत लिखा है उसका पता लगाऊं मैं कौन है, क्योंकि वो ओरिजिनल गीत मैंने कभी नहीं सुना था।
फिर मैंने पता किया तो एक हमारे दोस्त हैं शैलेश लोढ़ा जी, उनके एक शो में वो व्यक्ति आए थे जिनका नाम संजय सिंह था। तो मैंने शैलेश भाई से कहा कि मैंने भाई मुझे क्या नंबर चाहिए, तो उन्होंने नंबर निकाल के दिया मुझे। फिर उन्होंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने जैसे ही मेरी आवाज़ सुनी तो वो ऊपर से खुश हो गए और बोले दादा मैं तो आपका बड़ा फ़ैन हूँ और आपको बहुत सुनता हूँ और आज आपका फ़ोन आया पहली बार। मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं था तुम्हारे बारे में। बोले साहब वैसे तो मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ लेकिन इस समय भोपाल में रह रहा हूँ। तो मैंने कहा मेरा मकसद तुमको फ़ोन करने का ये था कि तुम्हारा जो लाडो जो बेटी वाला गीत है मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो क्या मैं इसका एक दूसरा वर्जन लिख सकता हूँ? तो बोले क्यों नहीं दादा, क्यों नहीं लिख सकते हो आप लिखोगे तो ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि मेरे गीत के प्रतिगीत आप लिख रहे हैं। तो मैंने एक और बात कि इस गीत का मीटर भी मुझे वही रखना पड़ेगा, धुन भी वही रखनी पड़ेगी जिस धुन में आपने लिखा है। अब वो चाहे भले ही वो आपकी धुन है या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो वही मीटर रखूँगा वही धुनों को, तभी वो जवाब माना जाएगा पिता का। तो उन्होंने ओके किया, तब फिर मैंने इस गीत को लिखा। और सच बताया आपको, जब ये गीत लिखा तो इस गीत को लिखने में मैं एक झटके में नहीं लग गया ये, क्योंकि मेरे को कोई अभ्यास नहीं है। मेरे बेटे हैं, 2 बेटी नहीं है एक भी, तो मैं वो इमोशन कहाँ से लाऊंगा? मैंने जब कोई चीज़ महसूस ही नहीं की, तो इस गीत को लिखने में मुझे बहुत टाइम लग गया। जब तक जब मेरी बड़े बेटे के ट्विंस हुए 6 साल बाद, तो जब तक 6 साल हो नहीं गए तब तक वो गीत लिखा नहीं गया। अच्छा। तो ट्विंस में एक बेटा है एक बेटी है। एक कवि को ही ईश्वर ने ये महारत हासिल कराई है कि वो आगे की बहुत आगे की सोच सकता है। तो जब उसकी बेटी, अब मैं आप देखता हूँ रोज़ जब ऑफिस से आता है उससे चिपक जाती है, अब 3 साल 4 साल की हो गई हो, तो मैं ये कल्पना करता था कि जब ये बहुत बड़ी हो जाएगी, 20 22 23 24 साल की हो जाएगी, तब ये विदा होगी, तब इसके बाप को कैसा महसूस होगा। तो मैंने वो इमोशन क्रिएट किए अंदर। दूसरे के उससे नहीं हो सकते जब तक आपके परिवार में ना हो कुछ ऐसा। सही बात। तो उस 6 साल उसके होने का इंतज़ार हुआ, तब जाके वो इमोशन क्रिएट हुए। तब 22 साल आगे गया, तब फिर मैंने ये गीत लिखा। ओह ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये बात सुनाए ना। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, कि याद बहुत आती तेरी। ये मध्यम वर्ग का जो पिता है वो कह रहा है। सादी सी जिंदगी मेरा सादा ज़मीर था, सादी सी जिंदगी मेरा सादा ज़मीर था, धन से गरीब था मगर मन से अमीर था, मेहनत ईमानदारी ये मेरे उसूल थे, जब तू नहीं थी घर में तो बस 2 ही फूल थे, तुझ जैसी कली आते ही जो रोशनी आई, दी सबने बधाई, कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो, कि याद बहुत आती तेरी। जिस हाल में रखा तू उसी हाल में रह ली, होता है बेटियों के साथ। जिस हाल में रखा तू उसी हाल में रह ली, आई जो मुसीबत तो मेरे साथ ही सह ली, आँखों में कभी तूने बड़े ख्वाब न पाले,
चादर से कभी पाँव भी बाहर न निकाले, जब भेजने ससुराल तेरी डोली सजाई, आती थी रुलाई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी। जब तक रही तू घर की ये बगिया भी हरी थी। कब कब तेरी याद आती है, देख तेरे घर से जाने के बाद सब कुछ सूना हो गया है। जब तक रही तू घर की ये बगिया भी हरी थी, तंगी के हाल में भी तू पापा की परी थी। बेटों से थी उम्मीद तू उनसे बड़ी मिली, जब देर से लौटा कभी बाहर खड़ी मिली। ससुराल में भी तूने मेरी साख बढ़ाई, सुनने में ये आई कि याद बहुत आती तेरी। जिस बेटी के पिता को उसकी बेटी के ससुराल वाले ये कह दें कि आपकी बेटी बड़ी संस्कारी है, हमारे घर को जोड़ के रख दिया है उसने, तो उस पिता के लिए इससे अच्छी खबर दुनिया में हो नहीं सकती। सही बात। ससुराल में भी तूने मेरी साख बढ़ाई, सुनने में ये आई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी। और जिस वक्त सबसे ज़्यादा याद आती है वो अब कारण बताता हूँ। जब से गई तू ब्याह के मन टूट गया है, होता है मध्यम वर्ग के घरों में। जब से गई तू ब्याह के मन टूट गया है, लगता है विधाता भी घर से रूठ गया है। भाई तेरे सब रूठ के घर छोड़ गए हैं, गम के समंदरों से तार जोड़ गए हैं। तेरे बिना अब वक्त पे मिलती न दवाई, दूं किसको दुहाई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी। गीत का अंतिम बंद है और गीत का कंक्लूजन है। ये बेटी पराया धन है, ये किसने नियम बनाया? कोई ऊपर से बन के नहीं आया, हमने और आप नहीं बनाया, ये समाज नहीं बनाया कि बेटी पराया धन है। बेटी क्यों पराया धन है? बेटे भी तो पराया धन हो सकते हैं। करके देखिए, इस नियम को बदल के देखिए, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हो सकता है मेरा विचार है व्यक्तिगत, हो सकता है गलत हो मैं, लेकिन कभी कुछ कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका अर्थ हो सकता है। सही बात। तो मैं इस गीत का कंक्लूजन दिया है। कैसा है ये सिद्धांत भला, कैसा तर्क है, कैसा है ये सिद्धांत भला, कैसा तर्क है। दोनों जिगर के टुकड़े हैं पर फिर भी फर्क है। दोनों जिगर के टुकड़े हैं पर फिर भी फर्क है। अपने ही खून के लिए हम इतने क्रूर क्यों? बेटे तो दिल के पास, बेटी घर से दूर क्यों? हिम्मत से आगे बढ़ के पहल क्यों नहीं करते? ऐसी परंपरा में बदल क्यों नहीं करते? मैं गा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मगर आँख भर आई, रुकती न रुलाई कि याद बहुत आती तेरी। सच बात तुझको दिल की बताऊं मेरी लाडो, गाऊं मेरी लाडो कि याद बहुत आती तेरी।
कि याद बहुत आती तेरी, कि याद बहुत आती तेरी। इस गीत को सुनाते वक्त मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ और बहुत खो जाता हूँ बहुत आगे जाके। नहीं सर, आप मेरे को भी, मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल किया क्योंकि मैं इमोशनल बहुत हूँ, लेकिन कंट्रोल किया कि मुझे लगा कि संवेदना के स्तर पे अगर व्यक्ति सोचेगा थोड़ा सा भी तो वो इमोशनल हो जाएगा। बात तो सही बोले आपने। तो ये अभी जैसे आपने थोड़ा देर पहले बोला था कि पराया धन क्यों होती है बेटी, मेरा भी यही मानना है। मैंने अभी कोई आए थे एक उनके पॉडकास्ट में मैंने बात बोली थी कि क्यों विदाई जो है ना सिर्फ लड़की की होती है। देखिए चिंगारी छूटी है तो कहीं ना कहीं आग जलेगी। हाँ, मैंने बोला और मैं बड़े उससे बोला उनसे, हमने कहा कि लड़कों की विदाई होनी चाहिए, लड़कों की विदाई से बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं गारंटी से कहता हूँ ये वृद्धाश्रम खुलना बंद हो जाएंगे। 100%। बेटी तो नहीं भेजेगी माँ बाप को वृद्धाश्रम, कभी नहीं, कभी नहीं। इतने दिन देख लिया ना हमने बेटी को पराया धन करके, अब बाकी के बच्चे दिनों में बेटे को पराया धन करके भेजिए ना, वहाँ भेजिए। ये बात सही बोले आप सर, और एक दिन होगा जरूर, होगा बदलाव आता है। परंपराएं ऐसी थोड़ी परंपराएं टूटने के लिए बनाई जाती हैं। सती प्रथा थी, सती प्रथा टूटी कि नहीं टूटी, बाल विवाह टूटे कि नहीं टूटे, तो सब वक्त के हिसाब से सब बदलेगा। एक कविता है आपकी जो मैं सुना हूँ कि थोड़ा सा हट के जा रहा हूँ अब, उसमें थाल फूलों की, ये कविता थाल पूजा का, हाँ, एक कविता है आपकी थाल पूजा की, वो बहुत ही एक अच्छा लिखा है। मैं उसको मेरे ख्याल से 1 या 2 बार पूरा सुना हूँ। मुझे हमारे एक फ्रेंड थे, उनसे एक बार मैं बात ऐसी चेक कर रहा था, तो जब मैंने आपका जिक्र किया, जब आपसे हमारी बात हो रही थी कि मेरे को जो है ना इंटरव्यू लेना है सर का, तो उन्होंने मुझे इसके लिए बोला था स्पेशली कि सर से इसके बारे में ज़रूर पूछना कि ये जो कविता लिखी उसका भाव क्या क्या वजह था लिखने का, और एक बार उसको सुनाए ज़रूर। तो हमने कहा मैं पूछूंगा और सर उम्मीद करूंगा कि सर सुनाएंगे भी। कुछ नहीं, वो गीत, मैं जो भी गीत लिखता हूँ वो सिर्फ यही नहीं कि प्रेमिका के लिए लिख रहा हूँ या नायिका के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से मैंने आध्यात्म से जुड़ा रहा हूँ। मेरे बड़े भाई सत्संग में ले जाया करते थे मुझे, बड़े बड़े भागवत कथाएं में सुनी है मैंने, तो आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी कोई भी गीत है उसमें उसका वर्जन चेंज कर दीजिए तो ऐसा लगेगा आपको कि मैं ईश्वर से बात कर रहा हूँ, और इधर दृष्टिकोण कर दीजिए तो ऐसा लगेगा मैं प्रेमिका से बात कर रहा हूँ। तो उद्देश्य तो मेरा दूसरी तरफ था, लेकिन वो प्रेम की तरफ चली गई। मेरा गीत बजाइए और उसमें विजुअल्स आप धार्मिक चला दीजिए तो आपको ऐसा लगेगा भजन। राइट, यू आर राइट, हाँ सही बात बोले आप। तो वो गीत मैंने लिखा, बड़ा अच्छा बन गया वो। अच्छा बन गया। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। मैं ये तो नहीं कह रहा था, क्या कह सकता प्रेमिका से कि तुम मुझसे प्रेम करो, शादी कर लो, मेरे पास 3 मंजिला मकान है, बढ़िया गाड़ी है मेरे पास, इतना बैंक बैलेंस है। मैं नहीं कह सकता, जो मेरे पास है वो मैं कह सकता हूँ। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। बहुत बढ़िया। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। क्या बात। डगमगाते डगों से न नापो डगर, डगमगाते डगों से न नापो डगर, देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा, थाल
पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। अगले बंद में एक हल्का सा प्रतीक है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हिंदी साहित्य में ऐसा कोई प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन मेरे बड़े कवियों ने कहा कि काम ठीक हो गया है, तो आपको सुनाता हूँ। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें चला दीजिए। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें चला दीजिए। घर के गमलों में जो नाग फनियाँ लगी फेंकिए, रात रानी सजा लीजिए। बहुत बढ़िया सर। जुगनुओ अब दिखा दो मुझे रास्ता, जुगनुओ अब दिखा दो मुझे रास्ता। रात काली है लंबा सफ़र है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। देखिए, आपने कोई भी कविता लिखी है, वो हर कविता में ठीक होने की गुंजाइश बनी रहती है। अब ये गीत मैंने लिखा था और बहुत दिनों से इसमें जो पंक्ति है एक, वो मैं ये पढ़ता था कि घर के गमलों में जो नाग फनियाँ लगी, झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की उसमें बहा दीजिए। हाँ। मैंने 20 वर्ष इसको बहा दीजिए। अच्छा। अब देखिए, एक राजनीति का व्यक्ति है, सुरेश खन्ना जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, वो मुझे बहुत सुनते हैं, मेरे बड़े प्रशंसक हैं। अभी मेरे 2 मुक्तक उन्होंने अपना जो बजट पेश कर रहे थे उसमें पढ़े थे। अच्छा। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो बोले कि तुमसे मिलना चाहते हैं। तो जब मैं गया तो उन्होंने मेरे इस गीत की चर्चा की। बोले विष्णु जी, मैं बहुत कवि तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक पंक्ति आपकी थोड़ी सी खटकती है, इसको ये करिए कि नाव जीवन की इसमें चला दीजिए। नाव चलाई जाती है, बहाई थोड़ी जाती है। फूल बहाए जाएंगे, पत्थर बहाए जाएंगे और कुछ बहा जाएगा। नाव तो चल के एक इधर से उधर दूसरे किनारे पे जाती है, पार लगाती है। सही तो मैंने कहा बात तो सही कह रहे थे वो। एक पॉलिटिकल व्यक्ति जिसका कविता से कोई लेना देना नहीं, उसने भी कितना बढ़िया सुझाव दिया। तो आज पहली बार मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से उस पंक्ति को बोला है मैंने। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी नाव जीवन की इसमें चला दीजिए। अंतिम बंद आपको सुनाता है। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नयूं उंगलियां मोड़िए। तुम हो कोमल सुकोमल तुम्हारा हृदय, पत्थरों को नयूं कांच से तोड़िए। कल थे हम तुम जो अब हम सफ़र बन गए, कल थे हम तुम जो अब हम सफ़र बन गए। आइए आइए घर इधर है मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आइए। देखिए, बहुत आसान गीत है मेरा। आइए आइए घर इधर है मेरा। मेरे जो मेरा सबसे मैं एक बार अपने फ्रेंड दोस्त राकेश, तुमको मैं धन्यवाद कहता हूँ कि तुमने ये बोला कि सर से पूछना ये, और मैं तुम्हारे कहने के बाद, आपके कहने के बाद ये मैंने सुना। और पहले मैं इसको सोचता था कि ये भगवान से रिलेटेड है, मैं गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन जब हमारे मित्र ने बोला तो मैं उसको सुना, तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद कि आपने मुझे बोला है पूछने के लिए, और मैं आज जो सुन रहा हूँ वाकई दिल को एकदम छू गया। सॉरी सर, आपको बीच में डिस्टर्ब किया। नहीं, बहुत मेरा भी प्रणाम बोल दीजिएगा जो फिजिकली वो मिले आपसे, तो उनकी वजह से एक अच्छा गीत मुझे भी कहने का मौका मिल गया।
तो ये गीत बहुत मेरे जो रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा जो गीत है मेरा पॉपुलर गीत, उसके बाद इसकी पॉपुलरिटी है बहुत। अच्छा। हाँ, बहुत पॉपुलर गीत है। Great. तो एक बार सर वो वाला कविता भी सुना दें आपकी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसका मुखड़ा सुन लीजिए वो। हाँ, मुखड़ा सुना हाँ। दीजिए। हाँ। रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अंदर से मुझे लग रहा है कि या तो आप बचपन से कवि बनना चाहते थे, बने होंगे, इसीलिए बने हैं, लेकिन ये प्रेम की भावना वाकई आपके अंदर जगी थी, किसी के प्रति आपको प्यार था जिससे आपको प्रेम पे ज़्यादा आपने कविता लिखी, ऐसा कुछ है क्या? परिस्थितियाँ बना देती हैं आपको कवि, और परिस्थितियाँ ही आपको लिखा देती हैं, उस रस की तरफ भेज देती हैं। जिस वक्त मैं मंचों पे आया उस समय गीतों का दौर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उस समय जो हमारे बड़े बड़े गीतकार थे वो सारे के सारे लोग अपनी पारी खेल चुके थे। गीत कहीं कोने में एक सिमटा पड़ा था, एक गीतकार होगा, बाकी सब हास्य रस की वीरस के कवि होंगे। तब मुझे लगा कि हमको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए, हमको प्रेम लिखना चाहिए। अगर हम इसकी तरफ नहीं बढ़े तो गीत विधा समाप्त हो जाएगी। तो परिस्थिति तो वो थी, इसलिए मैं प्रेम की तरफ बढ़ा था। और रही बात वो जो आपका असली सवाल है कि क्यों प्रेम हुआ या नहीं हुआ, किसकी वजह क्यों लिखा, तो इस सवाल को हम बहुत ज़्यादा कुरे देंगे तो नुकसान हो सकता है। बस एक शेर सुन लीजिए जो हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि वैसे तो तेरा जिक्र ज़माने में करूँगा, वैसे तो तेरा जिक्र ज़माने में करूँगा, कोशिश ये करूँगा कि तेरा नाम ना आए। बहुत बढ़िया, क्योंकि अब सब लोग मैच्योर हो गए हैं, हम भी मैच्योर हैं। आप भी मैच्योर हैं सर। ग्रेट सर। अच्छा सर, विष्णु सर, जब से सोशल मीडिया आया है तो जो कवि हैं या जो कविता पाठ करते हैं, जो लिखते हैं, इनको बेनिफिट हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल हुआ है। वो बहुत सारे कवि जिनको कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था अपनी कला दिखाने का, उनको प्लेटफॉर्म मिला है कि अपने सोशल मीडिया पे लिख के डाल सकते हैं, रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। तो पहले तो जो एक प्रोसेस से आते थे कवि, किसी कवि की शागिर्दी की, गुरु बनाया उसे उस्ताद बनाया, फिर वो उसकी जो गज़लें या गीत होता था उसको ठीक करता था, मांझता था, तब जाके वो कहता था कि चलो आज तुमको कविता पढ़वाएंगे मंच से। तो जब उसको भी कॉन्फिडेंस होता था कि आज मेरे गुरु ने, मेरे उस्ताद ने ठीक किए कविता मेरी, तो अब तो इसमें कोई कमी होगी नहीं, तब फिर वो प्रोसेस से आता था, वो मंच पे कविता पढ़ रहा है, फिर और कवियों से मिला, लोगों ने पसंद की, फिर और कवियों से मिला, यूँ करके वो प्रोसेस से एक कवि बनता था। पहले छोटी गोष्ठियाँ करता था, फिर बड़ी गोष्ठियाँ करता था, फिर जिले के कवि सम्मेलन करता था, फिर जाके स्टेट के कवि सम्मेलन करता था, फिर अखिल भारतीय पहुँचता था। अब वो प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब तो कोई किसी को रचना देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको तो लाइक चाहिए और कमेंट चाहिए। किसी ने अगर दोस्तों ने अंगूठा दबाना है बस लाइक पर। तो जो हमारे नए लिखने वाले हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म बनाया है, उनको वो जो लाइक कमेंट दिखते हैं वही उनके श्रोता वर्ग होता है, वो उन्हें ठीक तो कराएंगे नहीं। तो जैसी भी है वो कविता मंच पे आ जाती है फिर। क्योंकि आपने दोनों समय देख लिया, पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था, आप बहुत पहले से कविता बोल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैं इस समय संधि काल में खड़ा हूँ। तो आपने वो चेंजेस सब अपने सामने देखे हैं। हाँ, बहुत से कवि मैंने देखा ऐसे हैं जो अभी आपने सोशल मीडिया पे उनको कुछ नहीं पता कि मैं अपना गा रहा हूँ, किसका गा रहा हूँ, कैसे गा रहा हूँ, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए चोरी तो चोरी होती है। आप कहीं से कॉपी करके और कहीं पे पेस्ट कर रहे हैं अपने नाम से, क्योंकि जो आपको पढ़ रहा है, ये तो मान के चलिए सोशल मीडिया पे 80-90% झूठ परोसा जाता है। राइट। सोशल मीडिया को ये कहा जाता है आभासी दुनिया है ये, और आभासी का मतलब जो होना चाहिए वो वहाँ नहीं है, महसूस हो रहा है बस, इसका सत्य तो नहीं है। तो जब सत्य नहीं है तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए।
मैंने मैथिली ठाकुर का एक इंटरव्यू पढ़ा था, सुना था, तो वो कहती है कि बहुत बढ़िया बात थी, बच्ची है वो कहती है मैं तो सोशल मीडिया पे डाल के अपना छोड़ देती हूँ बस। मैंने आज तक कमेंट नहीं पढ़े, आज तक लाइव नहीं देखे, अपना डाल के छोड़ दीजिए, और मैं किसी को दूसरे को सुनती भी नहीं देखती हूँ। तो ऐसा ही आभासी दुनिया है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं कॉपी पेस्ट करके किसी अच्छे कवि की मेरी पंक्तियाँ या किसी और अच्छे कवि की पंक्तियाँ अपने नाम से चिपका दी, अब लोग तो यही समझ रहे हैं ना आपकी लिखी हुई हैं, और जो बहुत पॉपुलर हैं वो तो तुरंत पकड़ लेगा आदमी का ये तो गुलजार साहब की पंक्तियाँ हैं और अपने नाम से पेस्ट कर रहा है यहाँ पे। तो देखिए जो गलत है वो तो गलत है। तो हमारे जितने भी नए कवि हैं या नए लेखक हैं उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और ये चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं, और जब पकड़ में आ जाती है तो बहुत अपमान झेलना पड़ता है। तो आप लोगों की नज़रों से गिरेंगे, नज़रों में रहना है तो अपना क्रिएशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, और कोशिश करिए कि दिलों तक पहुँचें अच्छा लिख के। वरना तो आज भी सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं वो कुछ ही लोग ठीक हैं, बाकी तो सब यूँ ही चलता है। अच्छा, जैसे मैंने देखा है जैसे बहुत से कवि बनते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो लोग पहले दूसरे कविता ही गाते हैं। देखो दो तरह के कवि होते हैं, एक होता है जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, आपने एक वर्ड बहुत अच्छी बात बोली कि कवि बनाए नहीं जाते हैं, कवि पैदा होते हैं। तो जो कवि पैदा नहीं हो रहा है लेकिन उसके मन में है कवि बनूं, तो उसका मैंने देखा जो प्रोसेस होता है वो बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी दूसरी कविता को याद किया, मंचों पे बोलना शुरू किया, धीरे 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 उनके अंदर थोड़ी सी आत्मविश्वास आया, फिर वो लिखना शुरू करते हैं। तो वो प्रोसेस सही है या वो प्रोसेस सही नहीं है? देखिए वो प्रोसेस तो सही है, देखिए सोबत का असर होता है। कभी कभी आप जिस परिवेश में बैठे हुए हैं ना उससे भी आ जाता है। आम तौर पे क्या होता है कि आप मेरे घर में गोष्ठी हो रही है और मुझ पर कुछ भी नहीं आता, मेरे पिताजी खूब बढ़िया कविता लिखते हैं, तो एक ना एक दिन मैं भी सीख ही जाऊंगा। वो अलग बात है कि उतनी डेप्थ वाली ना लिख पाऊँ। सही बात है। जो असली कवि है वो डेप्थ वाली कविताएं लिखेगा, जो वैसा कवि है बना हुआ वो अपना ज़िंदगी भर हम वो काम करते हैं जो हमारे पिताजी चाहते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ अपने पॉडकास्ट में, हम लोग ज़िंदगी भर वो काम करते हैं जो हमारे पिताजी चाहते हैं। पिताजी चाहते हैं डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हाँ उसमें मैनेजर बन जाए, लेकिन होता वही है जो जगत पिता चाहता है। मेरे भी पिताजी ने चाहता है डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बनने चला गया, साइंस बायोलॉजी ले ली, डॉक्टर बनने चला गया, डॉक्टर बन गया, मेडिकल अफसर होकर नौकरी की, 3 साल नौकरी कर पाया, लेकिन संसार का पिता कुछ और चाहता था। उसने अंदर मेरे जो गुण दिए थे वो कविता के दिए थे। देखिए होता वही है जो संसार का पिता चाहता है। तो आप डॉक्टर, प्रॉपर डॉक्टर? हाँ, मैं फिजिशियन हूँ। उदयपुर से किया था मैंने। अच्छा। और 3 साल में जॉब भी किया, फिर मन नहीं लगा। मतलब मैं नहीं जानता था। अच्छा। मैं सोचता था डॉक्टर जैसे लोग पीएचडी कर लेते हैं डॉक्टर, ये पहली बार मैंने सुना कि एक, और शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, पता नहीं, हो सकता आप मंच पे कहते कि नहीं कहते मुझे नहीं पता। बहुत लोग नहीं जानते, वो लोग यही समझते हैं कि पीएचडी वाला होंगे। हाँ, नहीं तो नॉर्मली, क्योंकि या तो कभी ऐसा, तो आपने छोड़ के आपका दिमाग मन नहीं लगा मेरे नौकरी में। तो क्योंकि क्या होता था दरअसल, बताएं आपको, जो अंदर से कवि होता है ना, वो गलत बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता। सही बात है। अब मैं जिस हॉस्पिटल में रहता था पेशेंट ही नहीं आते थे। अब हॉस्पिटल चलाना है इसलिए आपको फर्जी नाम भरने पड़ते थे उसमें रजिस्टर में। तो आज हमने 100 पेशेंट देखे, जो मेडिसिन नहीं है उसमें भी लिखना पड़ता था हमने ये मेडिसिन दी। तब एक ना एक दिन तो आपको ग्लानि होगी कि हम कर क्या रहे हैं यार, इसके लिए हमने डिग्री ली थी। अगर आप फिर वो जो वहाँ का गांव का प्रधान था वो भी कहता था साहब ये अस्पताल ख़त्म हो जाएगा अगर आपने ये चलाया नहीं तो, ये रजिस्टर में गलत नाम भर दीजिए, आज 35 पेशेंट आए या 40 पेशेंट आए। तो हमको पूरे महीने ऐसे काम करने पड़ते थे गलत। फिर लगा यार गलत कर रहे हो आप, अच्छा नहीं कर रहे हो। हम जो जिस काम को करने के लिए आए वो कर ही नहीं पा रहे हैं, जिस काम के लिए डिग्री ली वो हो ही नहीं पा रही। तब फिर मन क्या छोड़े यार, ये ईश्वर ने, मेरी बैकबोन मजबूत थी इसलिए इसी वजह से छोड़ दी, वरना सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है। तो मेरी पत्नी गर्ल्स कॉलेज में प्रिंसिपल थी उस समय। मैंने लगा कि अगर मेरा क्लिनिक ना भी चलेगा, मैंने क्लिनिक शुरू कर दिया था वहाँ से छोड़ के। मैंने कहा क्लिनिक ना भी चलेगा तो इतना तो है कि बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। लेकिन क्लिनिक भी चली,
कविता भी चली हाँ, और सब ठीक। बच्चे भी अच्छे जगह पहुंच गए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है। 2 बेटे हैं, एक बेटा दूरदर्शन में इंजीनियर है अच्छा, और एक यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी है नोएडा में, वहाँ पे मैनेजर है। तो सब प्रभु सब ठीक है। वैसे अच्छे लोग के साथ अच्छा होता है, मैंने देखा है। हाँ, धैर्य रखना पड़ेगा आपको, धीरज रखिए, हर मामले में धीरज रखिए तो आपको रिजल्ट देगा ईश्वर। और धीरज तभी होगा जब आप ईश्वर में विश्वास रखेंगे। मैंने जैसे नॉर्मली बहुत से देखा है, बहुत से लोगों को कि कहते हुए, और हमने देखा कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर होता है, पुलिस का लड़का पुलिस होता है। मैंने आज तक मैंने नहीं सुना होगा कि कोई कवि का लड़का कवि हुआ हो। ऐसे कुछ नाम हैं, आप बता सकते हैं? क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं है कोई ऐसा फेमस आदमी नहीं है जिसके पिता कवि थे और बेटा भी कवि हुआ। हाँ, हुए हैं। अच्छा। आपको नॉलेज में नहीं है। हाँ। तो देखिए, हमारे राधेश्याम प्रगल्भ जी एक कवि थे जिनके बेटे अशोक चक्रधर जी हैं। अच्छा, ओ, जैमिनी हरियाणवी कवि थे जिनके बेटे अरुण जैमिनी हैं। बलवीर सिंह करुण कवि हैं, उनके बेटे विनीत चौहान हैं। और हमारे एक प्रहलाद नवीन मेरे साथ के कवि है और उनका बेटा कवि है पार्थ नवीन। सरिता शर्मा एक कवित्री हैं, उनकी बेटी पद्मिनी शर्मा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पिताजी भी रहे और बेटे भी कवि, उनकी संतान भी रहे। वो संतान 100 वर्ष से आई, देखिए आप। अच्छा। हाँ, 100 वर्ष से आई। तो और देखिए, कुछ तो ऐसे लोग हुए जिनके पिता उतना नाम नहीं कर पाए जितना उनके बेटों ने किया। तो सही बात। नहीं, आपने एक अच्छी बात बताई कि आज अशोक चक्रधर को सब जानते हैं, देखिए, सब जानते हैं, अरुण जैमिनी को सब जानते हैं। नहीं, लेकिन हम लोग उनके फादर को नहीं जानते थे, मैं गलत नहीं बोलूँगा। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, आपको नॉलेज में नहीं ना उस क्षेत्र के लोगों के। उस क्षेत्र के लोगों को मैं जानता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पिता भी कवि थे और पुत्र भी कवि, और अच्छे कवि थे, दोनों के दोनों अच्छे। आज के समय में यदि मैं पूछूं, यदि आप जवाब देना चाहें, आपको सबसे अच्छा कवि कौन लगता है इस समय के, जो यूथ को भी जोड़ रहा है और जो पहले के लोगों को भी जोड़ रहा है? ऐसा कवि कोई है आपके दिमाग में है जो लगता है कि नहीं, ये कवि बहुत बढ़िया है? फिर पार्शियलिटी हो जाएगी। अगर मैं एक का नाम लूँगा तो दूसरा कहेगा अच्छा हमको, अच्छा वैसे तो हमारे साथ घर बैठते हो, हमारे घर पे खाना खाते हो, और अब हम, हाँ, जब नाम लेने का नंबर आया पॉडकास्ट में तो उनका नाम ले दिया। 1-2 नाम ले लें मुझको उलझन में मत डालिए। मेरे दामन में अभी कोई दाग नहीं है, मेरी चादर साफ सुथरी रहने दीजिए जिससे उनके घर जाके खाना खा लो दोबारा। कोई नहीं सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। जैसे मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ के, हमारी इंडस्ट्री के लोग, मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे हैं और कविता के तौर पे भी बहुत अच्छे हैं और व्यावहारिक तौर पे भी बहुत अच्छे हैं। कभी कभी हमारे रिश्तेदार, चाचा ताऊ मामा उतना सहयोग नहीं करते जितनी हमारा ये परिवार करता है। दुख में भी खड़ा रहता है और कभी कोई मुसीबत होती है तो भी आर्थिक सहायता करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, आपके खड़े रहेंगे। आपके परिवार के लोग इतना नहीं कर पाएंगे जितना वो लोग करते हैं। तो हमारे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं कि आपको इतना भरोसा रहता है कि फलां को फ़ोन कर दिया तब तो काम हो ही जाएगा, मेरे बेटे की नौकरी लगी जाएगी, उनको फ़ोन कर दिया। इतने अच्छे लोग हैं। अच्छा, जैसे कभी ऐसा हुआ है कि मतलब एक छोटी कोई कहानी हो, कुछ ऐसी आपके दिमाग में हो, या कोई किसी ने ऐसा, कभी ऐसा सिचुएशन आया हो कि आपने मंच पे हो, आप जब उतर के गए हों तो आपको लगा यार कि जो है ना, जो मैं सोच के आया था कि पब्लिक इतना उत्साहित होगी, वो नहीं हो पाया हो, उसका वजह कोई होगा क्या दिमाग में कुछ कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, हुआ है मेरे साथ। ये नई बात कह दी आपने तो मुझे एक वाकया याद आ गया। जोधपुर में एक कवि सम्मेलन था, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। शैलेश लोढ़ा ने हमको बुलाया था और सारे कवि स्टार लोग थे हमारी दुनिया के। दिन में पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कोई बटर खा लिया या चीज़ खा ली, कुछ खा लिया, तो जिस वजह से मेरा गला जो है वो आवाज़ थोड़ी सी वैसी हो गई। अब मैंने काफ़ी कोशिश की कि मंच पे 9 बजे तक मैं ठीक हो जाऊं, गला भी, गर्म पानी के गरारे भी किए, गोली भी खाई, ये किया वो किया, लेकिन आया नहीं काबू में। उस रात कवित्री कोई आई नहीं थी तो सरस्वती वंदना भी मुझसे करा ली। खैर सरस्वती वंदना में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता और ना ज़्यादा मेहनत लगती है, तो मैंने एक बंद की सरस्वती वंदना करके सुना दी। चौथे 5वें नंबर पे
मेरा नंबर ले दिया उन्होंने। मैं परेशान था कि आज मेरा गला काम नहीं कर रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि जब मेरा क्रम आए तो मैं ठीक हो जाऊं। अब मेरा नाम बुला दिया गया। मैं परेशान था कि पता नहीं कैसे आज होगा। माइक पे आया तो सिर्फ मुखड़ा ही सुना पाया गीत का, स्थाई सुना पाया केवल। रेत पर नाम लिखने से क्या फ़ायदा एक लाई लहर तो, क्योंकि मैं वहाँ बहुत जा चुका हूँ जोधपुर में। तो वहाँ मेरी एक इमेज बनी हुई थी, लोग मेरे नाम से आते थे सुनने और खूब तालियां बजाते थे। पहले ये मुखड़े पे जब उनको लगा कि ऐसा है तो पहले मुखड़े पे तो उन्होंने जैसे सुनते वैसे सुन लिया। जैसे ही अंतरा शुरू किया तो मेरी आवाज़ तो बैठने लगी, नहीं गाया गया मुझ पर। तो मैंने शैलेश से इशारे का, मैंने यार गला काम नहीं कर रहा। तो बोले कोई नहीं सुना। अब मैं सुनाऊँ किसे जब बोला ही नहीं जा रहा। फिर मैंने उस पूरे गीत को तहत में पढ़ा, जैसे गद्य पढ़ते हैं। अच्छा। तो गद्य में गीत पढ़ा, लेकिन श्रोता मेरे उस रात मेरे लिए बड़े पोलाइट रहे। हाँ। मेरे प्रति उनकी इतनी सहानुभूति थी कि मेरे एक गीत को प्रोज में सुनने के बाद दूसरे गीत को फिर प्रोज में सुन लिया उन्होंने। अच्छा। उन्होंने हुट नहीं किया उन्होंने। अब मैंने दोनों गीत सुना तो दिए, लेकिन मेरे अंदर संतुष्टि नहीं हुई और अंदर ही अंदर में रुलाई आ रही थी मुझे। खैर कवि सम्मेलन ख़त्म हो गया, सब लोग जम रहे और आप नहीं जम रहे आज। उस रात मैं होटल में आ गया और होटल में जाके काफ़ी देर तक तो रोया बैठ के कि आज ऐसे कैसे हो गया प्रभु, कौन सी गलती हो गई मुझसे। हमेशा तो तू बहुत अच्छा करता है। खैर जब आदमी रो लेता है ना तो फिर हल्का हो जाता है। फिर शैलेश लोढ़ा पेमेंट करने आए सबका, मेरा लिफाफा भी मुझे दिया। तो उस रात मुझे लगा कि मुझे लिफाफा नहीं लेना चाहिए था। मैंने शैलेश से कहा, शैलेश मैं आज पैसे नहीं लूँगा। कि क्यों, क्या हो गया? मैंने यार मैंने आज परफॉर्म नहीं किया। तो बोले पागल हो रहा है तू, बुलाया तो मैंने, जनता ने थोड़ी बुलाया है। ये ऐसा होता रहता है कभी कभी, क्या हो गया, कभी कोई जमता है कोई नहीं जमता। मैंने नहीं पैसे नहीं लूँगा। उसने खूब कहा, मैं पैसे नहीं लिए, मैंने बिना पैसे लिए आया। मैंने जब मैंने काम ही नहीं किया तो मैं अपनी मेहनत का पैसा मेहनत की कमाई खाऊंगा, बिना मेहनत की नहीं खाऊंगा। नहीं सही बात सर, ये जो है ना मतलब वाकई ये बड़ा अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें तो जो कवि हैं या गायक हैं उनके साथ तो हमेशा होता रहता होगा। मैं नहीं झेल पाया उन चीज़ों को। नहीं वो तो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी झेल नहीं पाएगा, कोई भी रहेगा। एक आप एक ब्रांड हैं, वो ब्रांड ना भी हो, जब आप 1000 2000 10,000 लोग पब्लिक के सामने बैठे हैं और जो आप चाह के बोलना चाह रहे हो नहीं बोल पाएंगे, तो दुख तो होगा सबको। बस वही दुख मुझे हुआ था। उसके बाद कभी ऐसा फिर नहीं हुआ। भगवान एक आपका जो है ना, मैं भी एहतियात बरतता था, फिर कभी ऐसी चीज़ें खाता पीता नहीं था। मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि आइसक्रीम क्या होती है। अच्छा, आइसक्रीम खाते नहीं? मैं बर्फ़ का पानी नहीं पीता। बाहर का अचार भी बड़ा मुश्किल से खाता हूँ, घर का पड़ा होगा तो खा लूँगा। तो थोड़ा सा मैं भी ध्यान रखता हूँ बाहर जाके। बाहर का खाना बहुत कम खाता हूँ मैं। अगर एक ज़्यादातर होता है दो टाइम का खाना घर से लेके जाता हूँ। अच्छा। जैसे आज शाम का खा लूँ, रात को खा लूँ, सुबह तो घर आ ही जाऊँगा। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, मान लो नहीं आप खा पा रहे तो हर शहर में कोई ना कोई हमारा प्रशंसक है, तो वहाँ से घर से खाना मंगा लेता हूँ। कहीं रिश्तेदारी है तो रिश्तेदारों से कह देता हूँ खाना भेज दो मेरा। तो बहुत मुसीबत है तो ही बाहर का खाऊंगा, वरना नहीं खाता। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो एक कलाकार के पीछे बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं, बहुत ये कहना बहुत आसान है लोगों की, लेकिन जो है ना जो इतना इजी नहीं है। हाँ बहुत मुश्किल है। हाँ लोग कहते हैं, मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं कि सर आपको सुना वहाँ उस कवि सम्मेलन में, मैं भी कवि बनना चाहता हूँ और आपकी तरह ही परफॉर्म करना चाहता हूँ। हाँ। तो हम पूछते हैं उससे, कितने दिन हो गए तुमको कविताएं लिखते लिखते, कितनी कविताएं तुम्हारे पास? सर हैं सर 8-10 कविताएं लिख ली हैं मैंने। और आपको सुन सुन के कवि हुआ हूँ, तो मुझे कवि बनना है आपकी तरह। तब उन्हें मैं कैसे समझाऊँ कि भैया ये बड़ा प्रोसेस बड़ा लंबा है और बड़ी तपस्या है इसमें। कि सुन के नहीं बन सकते हो, कभी पैदा होते हैं। तपस्या है ये, और तपस्या को जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। उनको तो ये चमक दमक दिखती है ना हमारी। हाँ। एक रात में माइक पे खड़े हो गए और हज़ारों तालियां मिल रही हैं, ये यूं ही मिल गई एक रात में। मुझको मैं 82 में आया था कवि सम्मेलनों में। अच्छा। आज 2026 चल रही है, 44 साल हो गए मुझको।
और आप जैसे कभी बहुत कम हुए हैं जिन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ के इस लाइन पे आ गए हैं, जबकि उस वक्त इतना मतलब वो भी नहीं था। अब तो हाँ। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि ठीक इतने पैसे लोग मिलते हैं कवियों को, अच्छे कवियों अब तो को। बहुत अच्छे पैसे पहले मिलते हैं। पहले तो था पहले ही नहीं कुछ। थे, पहले नहीं थे। हम्म, मैं बताता हूँ, पहला कवि सम्मेलन मुझे 101 रुपये मिला था पहले कवि सम्मेलन में। वो भी ठग ले गया। बस सोच रहा वो भी ठग वाला, वो जो एक ठग मिल गया बस स्टैंड पे, उसने ये पैंट के पीस दिए मुझे, ले गया। वो पैंट के पीस बेकार थे। वो जो पहली कमाई थी वो भी चली गई। पहली कमाई पैंट के पीस में। आ, 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 तो उस समय ये बड़ी मेहनत की कमाई थी और बड़ी ऐसा लगता था यार ये 101 रुपये मिले, ये भी कमाल के होंगे। उस समय पढ़ाई का दौर था, पढ़ रहे थे उस समय उदयपुर में। तो ये 100 सवा 100 रुपये, 100 200 रुपये, 250 रुपये जब मिल जाते तो बड़ी राहत महसूस होती थी कि इस बार पिताजी को कम पैसे भेजने पड़ेंगे हमारे लिए। सही बात बोले, ये बात आप एकदम सही बोले। 300 रुपये भेजते थे मेरे पिताजी। हम्म, उस पढ़ाई में मुझे अपने कमरे का किराया भी देना है, खाने का खर्चा भी करना पूरे महीने का, कॉलेज की फ़ीस भी देनी है, सब काम करने हैं। बड़ी मुश्किलों के दौर थे हमारे उस समय। हम कोई बहुत बड़े धनाढ़ परिवार के नहीं थे, सिंपल से मध्यम वर्ग के थे। तो उस समय आकाशवाणी ने मेरा बड़ा सहयोग किया था। अच्छा। आकाशवाणी प्रोग्राम देती थी मुझे। तो कब किसी महीने 45 रुपये मिल जाते थे, किसी महीने 50 रुपये मिल जाते थे। तो उस 50 रुपये से बड़ी राहत मिलती थी मुझे। तो बाद में फिर मैं अप्रूव्ड आर्टिस्ट हो गया था आकाशवाणी का, तो पैसे बढ़ना शुरू हो गए थे। तो आकाशवाणी ने बहुत सहयोग किया। आकाशवाणी ने पॉपुलरिटी में भी बड़ा सहयोग किया। अच्छा। हाँ। तो कुछ दिन तो मैं कैजुअल अनाउंसर रहा था आकाशवाणी में, युवाणी का। तो भाई आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे। आपको मैंने पहली बार सुना था जब लोढ़ा जी का एक कार्यक्रम था, कोई टीवी में आता था, उसमें वाह मैंने वाह आता था। वाह वाह, हाँ, उसमें मैं सुना था मैंने पहली बार आपको। तो मतलब उस दिन कब से मैं फैन था, आज आपके दर्शन हुए, अच्छा लगा वाकई सर, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो, कोई भी 4 लाइन सुनाना चाहते हो आप उसको? हम पॉडकास्ट का अंत जो करते हैं, समापन जो करेंगे, वो जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो नौजवान बच्चे हैं, उनसे कुछ बातें करना चाहूँगा कि इस समय हमारे परिवार डिटोरिएशन के युग में जा रहा है। हमारे परिवार बहुत टूट रहे हैं, हमारे समाज टूट रहे हैं। तो अगर हमने अपने परिवार को बचा लिया तो समाज भी बच जाएगा, देश भी बच जाएगा। तो इस देश की इकाई जो है वो हमारा परिवार है। मैं बस उनसे यही कहूँगा कि अपने परिवार का पूरा सम्मान करें, अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने गुरु का सम्मान करें। आप अपने बड़े जितने भी हैं उनको पूरा सम्मान दें। और जब कभी आपको प्रसिद्धि मिले तो उस प्रसिद्धि को डाइजेस्ट करना सीखें, क्योंकि प्रसिद्धि को पचाना बड़ा मुश्किल होता है। प्रसिद्धि को और पैसे को, पैसे की गर्मी और प्रसिद्धि की गर्मी बड़ा मुश्किल होती है। आसमां छू लो अगर तुम तो फूल मत जाना, ये हिंडोला गुरूर का है झूल मत जाना। करो भला जो किसी का तो याद मत रखना, करो भला जो किसी का तो याद मत रखना। करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना, करे तुम्हारा भला उसको भूल मत जाना। अपने माता पिता को ज़िंदगी भर मत भूलिएगा, उनका जीते जी जितना हो सके उनका सम्मान करिए। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिश, आज हम उनकी जुबां पर लगा रहे बंदिश। जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। जिसको देखो वो सजा देता है, ये युग ऐसा है। जिसको देखो वो सजा देता है।
दोस्त बन कर के दगा देता है, वो तो माँ बाप का है दिल, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है, मुफ्त में कौन दुआ देता है। तो उन माँ बाप का जिन्होंने आपको पैदा करके इतनी खूबसूरत दुनिया दिखाई है, उनका इस्तकबाल करिए, उनको सम्मान दीजिए, प्यार दीजिए। जब तक वो ज़िंदा रहें आपके सामने, उनको कोई तकलीफ़ मत होने दीजिए, ना ही अपनी वाणी से, ना ही अपने कर्म से। सबसे उनको प्लेस रखेगा। मैं बस इसी कामना के साथ नए जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, उनको उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और खूब बढ़ें आप, खूब स्वस्थ रहें और खूब हमारे कविता की दुनिया का नाम पैदा करें। तो दोस्तों, आज आपको वाकई मज़ा आया होगा। मैं पहली बार इतना एंजॉय किया इस पॉडकास्ट को, वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ पे आपने किया। मतलब जो मेरे 2-3 फेवरेट चीज़ें, चाहे वो देशभक्ति वाली, उस पर भी आपने 4 लाइनें सुना दी, वो मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा था। आपके मुख से एक ऐसे कवि जो प्रेम की ही भाषा बोलते हों, उनके मुख से देशभक्ति वाली जो 4 लाइनें सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और आपकी लाडो, आपका जो भी था, सब बहुत अच्छा था। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर विष्णु सक्सेना। अगले पॉडकास्ट में हम मिलेंगे किसी और ऐसे ही कवि या कोई ऐसे व्यक्तित्व से जो आपको हंसाएगा, रुलाएगा और साथ साथ में मनोरंजन भी करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।